हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, हेलो, हाय। आई होप सरों ने अच्छे से काम कर लिया होगा, ठीक है। और आपका पिछला जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो गया होगा। जो डाउट्स हैं उनके लिए कुछ डाउट्स आए हैं, जो उनके लिए मैं आपको अलग वीडियो जो भी है उसमें रिप्लाई कर दिए हैं, या फिर अलग वीडियो बना के उसमें एक और डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी है आपको रिप्लाई साथ के साथ मिल जाएगा उसमें। और अगर कोई और दिक्कत है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना किसी चीज का कोई मजा नहीं है, किसी भी चीज में आप पकड़ नहीं बना सकते अपनी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना काम अच्छे से पढ़ रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, और जहां पे भी दिक्कत होगी आप कम्युनिकेट कर लोगे, ठीक। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला जो टॉपिक है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे थे, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर आपने पहले भी सुना हुआ है, करंट की फॉर्म है, करंट के यूनिट्स हैं। और जिस साइंटिस्ट ने उस पर काम किया था उन्होंने एक लॉ दिया है, एंड दिस लॉ इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। और लॉ क्या कहता है? लॉ डील्स विद द करंट, डेफिनेटली। और करंट जो है दैट इज अ सोर्स ऑफ करंट, मतलब मूविंग चार्ज, एंड मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ magnetic field. So this law deals with the magnetic field and current in the form of this law deals with the flow of current and the magnetic field effect produced by it. So this is given by the closed line integral of magnetic field, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए कर्व। क्लोज है ना किसी कर्व पे होगा। जब लाइन को क्लोज कर दोगे तो सरफेस बन जाएगा, वो कर्व बन जाएगी, एक क्लोज कर्व, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा? जो करंट उसके पास उसमें से पास कर रहा है, उसके अंदर है, क्लोज है, उसमें म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दैट करंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। दिस इज योर एम्पियर्स सर्किटल लॉ, that line integral of magnetic field is equal to mu naught I. Mu naught is a constant, आपको पता है, I is a current passing through that curve, ठीक है। लॉ हो गया, सिंपल सा था। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म, और इंटीग्रल फॉर्म में आपको पता है हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को ओपन सरफेस इंटीग्रल में डाल सकते हैं, है ना। और उसमें क्या आ जाता है? यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। बेटा जब वो करो, एग्जाम वगैरह में लिखो तो मेंशन जरूर किया करो कि कौन सी थ्योरम लगा रहे हो, किसे यूज करके कौन सा एक्सप्रेशन बदल रहे हो, किस फॉर्म में बदल रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी। तो द क्लोज लाइन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज ऑफ अ वेक्टर, कैन बी रिटन एज द ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। दिस इज नोन एज स्टोक्स थ्योरम, वी हैव ऑलरेडी रन इट। और उसमें इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, और आई को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज जे डॉट ds। इस तरह से हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो आप देखोगे कि यहां पे भी ओपन सरफेस इंटीग्रल है और यहां पे भी ओपन सरफेस इंटीग्रल है, दिस वन, है ना। और ओपन सरफेस इंटीग्रल अगर दोनों साइड्स पे हम छोड़ दें, यहां से भी अंदर वाली टर्म निकाल लें, और यहां से भी जो बाकी बची हुई टर्म है म्यू नॉट और जे, इसको निकाल लें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। म्यू नॉट जे, जे क्या है? करंट डेंसिटी है, ठीक है। अगर बी पे वेक्टर लगा रहे हो तो जे पे भी वेक्टर लगा दो। कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, तो जे पे भी वेक्टर लगा दो। तो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। बीच का एक्सप्रेशन में एक सिंपल सा स्टोक्स थ्योरम हमने लगाया है, और बीच का एक्सप्रेशन में इरेज कर देता हूं। सो वी हैव ऑन आवर स्क्रीन नाउ differential as well as integral form of Ampere's circuital law,
ठीक हो गया, सिंपल सा था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक हो गई इंटीग्रल फॉर्म, एक हो गई डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसमें एक बात और देखने वाली है, इसमें एक चीज और सीखने वाली है कि ये अकेला करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये सारी वैल्यूज नहीं दे सकता। इसके साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मेंशन करनी चाहिए, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वल टू जीरो। कैसे आया, प्रूव करेंगे, अगली क्लास में प्रूव करेंगे, इसे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो हमारे पास इसे यूज करेंगे और इसे यूज करेंगे, तब जाके हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ हम बी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट एक और क्या सीखने वाला है, कर्ल जीरो है मतलब कर्ल नॉन जीरो है मतलब रोटेशनल इफेक्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है, हम मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कर्ल में ही देखते हैं, है ना। ये अगर वायर में, अगर एक वायर में करंट पास कर रहा हो, ऐसे करंट ऐसे जा रहा हो, तो आप क्या करते हो, इसमें थंब रखते हो इसकी डायरेक्शन में और देखते हो कि फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही हैं। फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होती है, हम वो बोलते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो कर्ल तो हम देखते ही रहते हैं, तो उसके हिसाब से कर्ल आता है इसमें, लेकिन डाइवर्जेंस नहीं आता। और और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डाइवर्जेंस इज जीरो मींस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल, कौन सा वाला मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल कैनॉट और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे सिंगल चार्ज रह सकता है, हम ये बातें कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, जिनको नहीं याद है वो लेक्चर, लास्ट लेक्चर्स एक बार फिर से देख लो, हम उनमें इंट्रोडक्शन में काफी चीजें सीख चुके हैं। फिर भी एक बार क्विक रिव्यू करवा रहा हूं मैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी मतलब है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करती हैं, उसमें कन्वर्ज कर जाती है। तो ऐसे ही साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एक पोल से लाइट निकल रही है, लाइंस निकल रही हैं और दूसरे पोल में जा रही हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर एक साइड से, अगर आउटसाइड से देखोगे तो एक पोल से दूसरे पोल, और अंदर की अंदर वो वापस दूसरे पोल से पहले पोल पे आ जाती है। ठीक, तो इसमें हम ये बोलते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब अगर नॉर्थ और साउथ होंगे तो इकट्ठे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन चार्जेस के केस में पॉजिटिव चार्ज अलग हो सकता है, नेगेटिव चार्ज की एब्सेंस हो सकती है। ठीक, तो उसके लिए, उसमें अगर आप रिजल्ट देखते हो, इसीलिए जब आप डाइवर्जेंस निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो दैट इज गिवन बाय गॉस लॉ से निकाला था ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो और कर्ल निकालते हो ई का, तो कर्ल ई का जीरो आ जाता है। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इफेक्ट रोटेशनल इफेक्ट नहीं है उसमें, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ना। किसी भी रास्ते से जाओ, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये वाला रिजल्ट आ जाता है। सो लेट मी कंक्लूड और लेट मी कंसाइज द एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ कंसाइज वे। एक बार फिर से देखते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा पहले, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड सीखा है, अब हम सीख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अभी भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ सीखा और उसने काफी बातें बताई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड में हमने बायट-सैवर्ट लॉ सीखा और उससे भी हमें काफी कुछ पता लग गया, लेकिन इन दोनों से ही काम करना मुश्किल था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गॉस लॉ सीखा, जो कि कुछ लॉजिक लगा के और बड़े प्यार से आंसर दे देता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे ऐसे ही हम एम्पियर्स लॉ सीख रहे हैं, जो कि बड़े प्यार से कुछ चीजों की कैलकुलेशन करके आंसर दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नेचर में हम डिफरेंसेस देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वो फैलने वाले में है, वो घूमने वाले में, रोटेशनल इफेक्ट में नहीं है। उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से होता है, इसका सोर्स कौन है, स्टैटिक चार्ज, और इसका इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में इसका सोर्स कौन है, करंट, मूविंग चार्ज, और इसमें जो है
डाइवर्जेंस और कर्ल कुछ इस तरह से रिजल्ट देते हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ आ जाती है, जिसमें हम गॉस लॉ में हम लिखते थे ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल में ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो भी बात चल रही है वो चार्ज की फॉर्म में चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी बात चलेगी वो करंट की फॉर्म में चलेगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ पे म्यू नॉट आता है, यहाँ पे चार्ज आता है, यहाँ पे करंट आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से आप रिप्लेस कर सकते हो। उसमें रोटेशनल इफेक्ट है तो कर्ल बच रहा है, इसमें डाइवर्जेंस इफेक्ट है तो डाइवर्जेंस बच रहा है। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। आपको इस तरह से चीजें एक दूसरे के आप रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली आप आपस में रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन आपस में कोरिलेशन बहुत कमाल का है। ठीक हो गया? इसका प्रूफ मैं करवाऊंगा अभी, बाकी सारी चीजें आप आई होप रिलेट कर गए होंगे। सो दिस इज अवर एम्पियर्स लॉ। ओके, अब इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं, सिंपल सी एप्लीकेशन, बिल्कुल आराम से प्यार से कैसे ये प्रूफ कर देता है चीजों को, इसकी हेल्प से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं ये सीखते हैं। बस 5 मिनट का आर्टिकल है, अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, आराम से होने वाला 5 मिनट में होने वाला आर्टिकल है, जो कि हमने एक बार पहले भी कर लिया हुआ है, जो कि हमने एक बार पहले भी कर लिया है। उसी आर्टिकल को दोबारा करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि हमारे पास, उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें अब पता लगेगा कि उसी आर्टिकल का जो रिजल्ट हमने मुश्किल से निकाला था पहले, अब कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। सो लेट्स सी, कौन सा आर्टिकल देखा था? लेट्स टेक अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूंगा लॉन्ग वायर है सिर्फ, वायर को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वायर, वायर होती क्या है? वायर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। तो मैं इसे दो अलग फॉर्म्स में करवाता हूं, सिलेंडर के हिसाब से करवा दूंगा। ठीक है, तो उस तरह से आर्टिकल हो जाएगा। तो हम लेते हैं सिलेंडर, और ध्यान रहे कि वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल ही होती है। तो मैंने ये वायर, ये सिलेंडर ले लिया। ठीक हो गया? इसमें कितना, अगर मैं वायर बनाता इसे तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देता। ऐसे ही इसमें आई करंट जा रहा है, ऐसे ही इसमें आई करंट है, लेट्स से इसमें आई करंट है। ठीक, ओके, एक्सिस पे बना लो, चाहे तो ये लाइन ले लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वजह से, इस आई करंट की वजह से, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर वायर में ऐसे करंट जा रहा है तो इस पे अपना थंब रखो, फिंगर्स को घुमाओ, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूम रही हैं, कर्ल हो रहा है उनका, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अगर आप करंट को नीचे भेज दोगे, करंट को नीचे भेज दोगे तो अब ऐसे, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी। अगर ऊपर जाओगा, ऊपर जाएगा करंट, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी। तो ये हमने पहले भी सीखा हुआ है ना, ये हमने किया हुआ है। अब इसे निकाल के देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी, कितनी डिस्टेंस पे कितनी लगेगी, इसे निकाल के देखते हैं एम्पियर्स लॉ से। सो लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट। सो केस नंबर 1, केस 1 हम ले लेते हैं, एट ए पॉइंट P आउटसाइड द सिलेंडर, विच इज आउटसाइड द सिलेंडर। अब मैंने इसीलिए सिलेंडर लिया, सिलेंडर लेके क्या होगा, हमारे पास 3 केस बन जाएंगे। सिलेंडर में है, अंदर है, बाहर है, सरफेस पे है, 3 केस बन जाएंगे। ठीक है, उस तरह से जब उसी सिलेंडर को आप बिल्कुल बिल्कुल बारीक कंसाइज कर दोगे तो वो वायर बन जाएगी। तो वायर को आप सिर्फ एक एक्सिस ले सकते हो, और सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में थोड़ा सा उसे एक्सपेंड कर सकते हो। किस तरह का सिलेंडर है हम वो भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमने सिलेंडर ले लिया है। तो आउटसाइड द सिलेंडर यहाँ पे P पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे P पॉइंट रख देते हैं। कितनी डिस्टेंस पे है? लेट्स से R डिस्टेंस पे है, R, स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। और सिलेंडर की रेडियस कितनी है? सिलेंडर की रेडियस है ये वाली है कैपिटल R। सिलेंडर की रेडियस कैपिटल R। अगर वायर लोगे तो रेडियस वाला काम ही खत्म है, फिर सिर्फ डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट रह जाएगा। ज्यादा ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैंने वो नहीं लिया। ठीक है, आ ही जाना वो तो।
अपने आप स्पेशल केस में आ जाएगा। ओके, तो यहां देखो, अब क्या करो, यहां से क्लोज कर्व बना लो, ये लो बना ली हमने। कितनी रेडियस है उसकी, इस सर्कल की कितनी रेडियस है, आर रेडियस। तो अब क्या करोगे आप, आउटसाइड द सर्कल में देखोगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी, जितना हमने क्लोज लूप बनाया उसको लाइन इंटीग्रल लेंगे और म्यू नॉट आई, करंट कितना है, करंट इसके अंदर, इस सर्कल क्लोज लूप के अंदर सारा का सारा करंट इसके अंदर है, आई करंट है ना पूरे सिलेंडर पे, वो सारा का सारा इसके अंदर है। तो ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा करंट लूप है, ये जो ये हमने बनाया, ये सिलेंडर है सिलेंड्रिकल इन शेप, और ये पी पॉइंट है, तो ये हमने लूप बनाया, पी पॉइंट से ये लूप बनाया है। ओके, तो सारा का सारा इस लूप के अंदर आ रहा है आई करंट, तो म्यू नॉट आई, एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर लिया। अब इसमें बी तो जो भी है सो है, बी तो बाहर निकल गया, और बी और डीएल के बीच में एंगल कितना होगा, cos 0 1 होगा, मतलब एंगल 0 डिग्री होगा। जिस डायरेक्शन में बी उसी डायरेक्शन में डीएल। आप देखो ना, लेंथ किस पे ले रहे हो, इस सरफेस पे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस सरफेस पे, ये ऐसे ही तो चल रहा है, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल जो क्लोज लूप है, यहाँ पे ही इसी पे ये और बी और डीएल दोनों है, पैरेलल है, जीरो एंगल है, तो यहां हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल ओनली विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और कितना होगा लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल पूरे सर्कल पे कितनी लेंथ है, पूरे सर्कल की लेंथ है 2 पाई आर सर्कमफरेंस, तो ये हो गया 2 पाई आर और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एट द पॉइंट आउटसाइड, बी कितना हो गया, आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर मैंने छोटे वाला लिखा है, ध्यान रहे, रेडियस नहीं आ रही कहीं पे भी, चेक कर लो, देख लो, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। ओके, तो केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा पॉइंट को सिलेंडर के ऊपर ले आओ, यहां पे, राइट। नाउ दिस इज P1, दिस इज P2, पॉइंट को सिलेंडर के सरफेस पे ले आओ, सरफेस पे ले आओगे तो क्या होगा, एट द सरफेस, सरफेस में क्या होगा, अब ये जो B डॉट डीएल आपने 2 पाई आर बनाया था, उसमें आर कितना हो जाएगा, यही सेम थ्योरम सेम सब कुछ, सिर्फ इसमें क्या हुआ, जो स्मॉल आर है दैट बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर। जितनी भी सिलेंडर की रेडियस है उसी के इक्वल, उसी डिस्टेंस पे पॉइंट पी रख लिया आपने, तो कैपिटल आर आ गया। तो सेकंड केस है बी एट द सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओके, इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे इनसाइड, पॉइंट लेंगे इनसाइड, और केस लेंगे थर्ड। ये देखने वाला है, इसे ध्यान से देखना, ये हमने पहले भी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार पढ़ा हुआ है ऐसा केस, कि अब मैटर करता है कि सिलेंडर या स्फीयर में पढ़ा था हमने, अंदर से खाली है कि भरा हुआ है, मतलब सरफेस में सिर्फ सरफेस पे ही करंट है, अंदर कुछ नहीं है, या अंदर एक्सिस में भी है, या सारे में है, जगह जगह लाइंस में है, किस तरह से है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो आपको उसके हिसाब से देखना है। तो अगर हमने सिलेंडर लिया होलो टाइप, बिल्कुल अंदर से खाली है, तो हमारे पास ये केस होगा, मैं इसे बता देता हूं, ये हमारे पास सिलेंडर है जिसमें हमारे पास सिलेंडर की रेडियस है आर, कैपिटल आर, और ये हम यहां पे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल में ज्वाइन कर देते हैं। तो इस रेडियस पे, इस रेडियस में अब क्या होगा, अगर मान लो हमने यहां पे कहीं पे लिया, तो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस कितनी है। अगर अंदर से बिल्कुल खोखला ही है और सारा का सारा करंट बाहर बाहर ही है,
फिर तो इस छोटे वाले सर्कल में जो जिस पॉइंट पे हमने बनाते हैं हम, जैसे उसमें गॉसियन स्फीयर बनाते थे ना, गॉसियन सरफेस बनाते थे, इसमें इसमें ऐसे ही एम्पीरियन लूप बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में गॉस लॉ यूज करने में हम बनाते थे गॉसियन सरफेस, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ यूज करने में हम बनाते हैं एम्पीरियन लूप। तो पहले वो एम्पीरियन लूप बाहर था जिसके अंदर सारा करंट आ रहा था, अब वो एम्पीरियन लूप अंदर है, उसके अंदर सारा करंट अगर होलो हुआ फिर तो उसके अंदर आ ही नहीं रहा कुछ, सारा का सारा बाहर ही जा रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी 0, पहला केस। दूसरा, अगर आप बोलो कि नहीं ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब अंदर तक करंट है और वो कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब आप लोगे, तब आप क्या करोगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो अक्रॉस द पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस में होगा, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे आई डैश, तो फॉर्मूला विल बी बी डॉट डी एल, ये तो सेम ही है, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इस बार करंट सारा का सारा इतने लूप में नहीं है, करंट तो पूरा इतने लूप में है, सारा सारा इसमें नहीं है ना, तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा आई डैश। अब अगर पाई आर स्क्वायर में आई करंट है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट होगा, और पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो आई डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई, आई डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई आई अपॉन आर, कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद स्मॉल आर स्क्वायर, और ये साथ में आ गया 2 पाई आर। इस 2 पाई आर से जो कटता है काट दो, डिवाइड कर दो, एक आर ऐसे एक आर कटेगा, एंड बी विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई अपॉन में ले गया मैं, एक आर से एक आर कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा आई के साथ आर, और नीचे रह जाएगा आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इनसाइड करंट। अगर इनसाइड होगा तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी जो कि एक्सिस से ले रहे हैं, और पॉइंट पी कौन सा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इनसाइड, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर ये सिर्फ वायर हो तो वायर के इनसाइड आउटसाइड वाला केस ही नहीं है, सिर्फ आउटसाइड बनता है, और सिर्फ इनसाइड, ये तो खत्म ही है, कहानी कहानी खत्म है। वायर वाले केस में ये आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर अंदर जाते 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 हम यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ पे ही पहुंच गए उस एक्सिस के ऊपर, तो आर कितना हो जाएगा, 0। आर 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो उसके एक्सिस के ऊपर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि डिस्टेंस 0 है, खत्म कहानी, इतना ही था, राइट, इतना हो जाएगा। तो इसमें आप प्रोपोर्शनैलिटी देखो, इसका ग्राफ बड़ा अच्छा बनता है, इसका ग्राफ देखो आप, क्या ब्यूटीफुल ग्राफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे ग्राफ बहुत बार बनाए हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप आर के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो इनसाइड, अंदर शुरू में 0 तो 0 है, जब 0 डिस्टेंस है एक्सिस से तो 0 है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सो बी आई इज, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। कहां तक, कहां तक, जब आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा सरफेस तक, और सरफेस तक आने के बाद उसकी वैल्यू में एकदम से डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, एंड इट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब है ऐसे, हाइपरबोलिक फॉल, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द कर्व और ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ऑन द एक्सिस और सिलेंडर, इन द सिलेंडर।
जो भी पूरा बनेगा उसका, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सोलेनॉइड वाला केस भी देख सकते हैं इसमें एम्पियर्स लॉ में। फिलहाल आप ये वाला आर्टिकल पूरा करो जिसमें हमने एक लॉन्ग वायर या लॉन्ग सिलेंडर में कितनी भी लेंथ हो कोई मैटर नहीं करता, हमने बड़े प्यार से बड़े आराम से एक सिंपल सा रिलेशन यूज करके बड़ी खूबसूरती के साथ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। तो यहां तक ये वाला आर्टिकल आपने करके आना है। कोई डाउट हो पूछ लेना। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना काम करिए, पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।